हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूँ मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, मैं हूँ अमित पालिक। सुबह के 9 बजे हैं और हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं सुबह 9 बजे की 9 बड़ी खबर। और बात करेंगे पश्चिम बंगाल चुनाव में क्या है ममता बनर्जी का सबसे बड़ा चैनल। वोट युद्ध से पहले कौन छेड़ रहा है धर्म युद्ध, और बिहार में किसने की यूपी स्टाइल में एनकाउंटर की बात। सबसे पहले बात बंगाल चुनाव की। बंगाल चुनाव में इस बार नंदीग्राम सबसे हाई प्रोफाइल सीट बनने जा रही है। ममता इस सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। अब बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक में शुभेंदु अधिकारी ने भी पार्टी के सामने इस सीट पर अपनी दावेदारी पेश की है। दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में बंगाल चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने पर चर्चा हो रही थी। मीटिंग में प्रधानमंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ साथ बंगाल बीजेपी के वो सभी बड़े नेता मौजूद थे जिनकी राय उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए जरूरी थी। लेकिन मीटिंग का एजेंडा तब बदल गया जब ये सवाल सामने आया कि बंगाल में ममता के खिलाफ कौन मैदान में उतरेगा। शुभेंदु पहले न सिर्फ ममता के खिलाफ चुनाव लड़ने की बात कह चुके हैं बल्कि दावा भी कर चुके हैं कि अगर उन्हें मौका मिला तो वो ममता को 50,000 वोटों से हरा देंगे। कल की बैठक में शुभेंदु ने एक बार फिर अपना दावा दोहराया। आप चाहते हो कि नंदीग्राम चुनाव लड़े ममता बनर्जी को टक्कर देने की? वो पार्टी डिक्लेयर करेगा, इसमें मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है। लेकिन नंदीग्राम में भाजपा ही जीतेगा। ये मैं पहले बोला, आज भी बोला, कल भी बोलेगा। दूसरा में पार्टी जीतेगा, पार्टी 50 से ज्यादा वोट से हराएंगे ममता, और भी ज्यादा वोट से। ममता भी नंदीग्राम की रैली में शुभेंदु के गढ़ से चुनाव लड़ने की बात कह चुकी हैं। नंदीग्राम सीट एमनिते एटा जेनारेल सीट, কাজেই কোনো অসুবিধা নেই। এমনকি আমি যদি নন্দীগ্রামে দাঁড়াই কেমন হয়। शुभेंदु ने नंदीग्राम से तो बाबुल सुप्रियो ने कोलकाता में ममता की परंपरागत सीट भवानीपुर से उनके खिलाफ मैदान में उतरने की इच्छा जताई है। क्या एक सीट से लड़ते, 2 सीट से लड़ते, जितने एक्साइटमेंट के साथ आप इंतजार कर रहे हैं, हम भी उस पहलू में, दीदी पहलू में क्या उसका नतीजा आता है, दीदी कितनी साहस दिखाती है, उसका इंतजार हम भी कर रहे हैं। नंदीग्राम में शुभेंदु और उनके परिवार की पकड़ मजबूत है, इसीलिए शुभेंदु को नंदीग्राम से सियासी मैदान में उतारने की रणनीति बन रही है। हालांकि अभी साफ नहीं है कि ममता कहां से चुनाव लड़ेंगी, नंदीग्राम से या भवानीपुर से या फिर दोनों जगहों से। लेकिन बीजेपी की तरफ से दोनों ही मोर्चों के लिए लड़ाके तैयार हैं, जिस पर आखिरी मुहर पार्टी हाईकमान को लगाना है। दिल्ली में कल हुई मैराथन बैठक में बीजेपी ने बंगाल में पहले 2 चरणों के लिए उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए हैं। आज पार्टी की तरफ से कम 60 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो सकता है। टीएमसी भी आज ही अपने कैंडिडेट्स की घोषणा करेगी। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की 2.5 घंटे से ज्यादा देर तक बैठक हुई। बैठक में बंगाल के शुरुआती 2 फेज के लिए उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई और सूत्रों के मुताबिक 2 चरणों की 60 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय हो गए हैं। कैंडिडेट चुनते समय विनिंग फैक्टर को ध्यान में रखा गया है। जो कैंडिडेट चुनाव जीत सकता है उसको ही टिकट दिया जाएगा। जातिगत समीकरण, उम्मीदवारों की कमजोरी और मजबूती को ध्यान में रखा गया है। नेता भले ही टीएमसी से आए हों, लेकिन जिताऊ उम्मीदवार को ही टिकट दिया जा रहा है। बीजेपी आज उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है। चुनाव में तो एक ही बात होती है कि विनिंग कैंडिडेट कौन है, जो चुनाव जीत सकता है उसको उम्मीदवार बनाना। तो वो भी हमने सब देखा। तो चुनाव जीतने वाला कौन व्यक्ति है उसका ध्यान में रखते हुए हमने नाम तय किया। बैठक में कई और बड़ी बातें भी हुई जिनका जिक्र जरूरी है। सूत्रों के मुताबिक बैठक के दौरान पीएम ने कहा कि ममता या उनकी पार्टी के नेता जैसी भी भाषा का प्रयोग क्यों न करें, बीजेपी नेता अपनी भाषा में मर्यादा रखें। इसके साथ ही पीएम ने पार्टी के नेताओं को बेवजह बयान देने से परहेज करने को कहा है। बंगाल से आए नेता शुभेंदु अधिकारी और राजीव बनर्जी से माहौल के बारे में जानकारी ली गई। नंदीग्राम, भवानीपुर समेत लगभग 15 सीटों पर अंतिम फैसला पीएम अमित शाह और जेपी नड्डा पर छोड़ा गया है। अब बीजेपी पहले 2 चरणों के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है, तो ममता की पार्टी भी आज अपने कैंडिडेट्स के नाम सामने ला सकती है। बंगाल में वोटों के लिए सियासी दल हर हथकंडा अपना रहे हैं। कोई उम्मीदवार वोटर्स को धमका रहा है और कोई धर्म विशेष के खिलाफ जहर भी उगल रहा है।
ছেলে মেয়েরা, আসো তুমি আমি সবাই মিলে আমার নেতা ঝান্ডাকে উঁচু করে ধরি। আর যারা কাফেরদের দাবিদারি করছে, কাফের নেতাদের দাবিদারি করছে, কি হোক বা টিএমসি, হোক বা সিপিএম, হোক বা কংগ্রেস, হোক বা বিজেপি, এই দুনিয়ার রাজনীতি কাফেরদের নেতৃত্ব যারা চালাচ্ছে, এদের ঝান্ডাকে তোলার জন্যে। ये वही पीरजादा अब्बास हैं जो चुनाव से ठीक पहले धर्मगुरु के चोले के साथ सियासत में आए, लेकिन यहाँ बोल बचन कुछ ऐसे जहरीले हो गए। और अब्बास ही क्यों, टीएमसी के विधायक हमीदुर रहमान भी कुछ कम नहीं। ये जनाब तो मंच से खुलेआम धमकियां देते नजर आए। আমাদের পূর্বপুরুষরা গ্রামগঞ্জে বলছিল যাদের লবণ খায় তার কিন্তু বেইমানি করতে নেই, নিমক হারামি করতে নেই। যারা যারা দিদির হাত লাগাতে, ছোঁয়া লেগেছে, দিদি টিএমসি দেখে নাই, সিপিএম, কংগ্রেস, বিজেপি দেখে নাই, সবারই বাড়িতে ছোঁয়া লেগেছে দিদির। যারা বেইমানি করবে, যারা বেইমানি করবে, ইলেকশনের পরে তাদের সঙ্গে দেখা হবে। বেইমানদের সঙ্গে बंगाल में बीजेपी को छोड़कर बाकी सभी पार्टियों का टारगेट केवल मुस्लिम वोट बैंक नजर आता है। ऐसा लगता है कि बैटल ऑफ बंगाल 27% बनाम 73% है। 27% मुस्लिम वोट बैंक और 73% यानी हिंदू वोट। इस तरह के भड़काऊ बयानबाजी के खिलाफ बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने दिल्ली में केंद्रीय चुनाव आयोग से शिकायत की है। और हमारा चुनाव आयोग को कहना है कि पूर्व में भी चुनाव आयोग ने इस प्रकार के विषयों में अनेक राज्यों में संज्ञान लिए हैं कि आर्टिकल 324 में जो चुनाव आयोग को चुनाव को फ्री और फेयर तरीके से कराने की जो सुप्रीटेंडेंस की पावर दी है, चुनाव आयोग उसका प्रयोग करे। बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी सत्ता में आना चाहती है तो जीत के हैट्रिक के साथ ममता अपनी सत्ता बचाना चाहती हैं। कांग्रेस और लेफ्ट अपनी खोई हुई जमीन बचाने में जुटी हैं, लिहाजा धर्म के नाम पर सियासत की हांडी सब चढ़ा रहे हैं। केरल में बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री उम्मीदवार को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। सीएम उम्मीदवार के तौर पर पहले मेट्रोमैन ई श्रीधरन का नाम तो उछाला गया, लेकिन थोड़ी ही देर में बीजेपी ने खुद ही इसे खारिज कर दिया। केरल का सीएम बनने के सवाल पर 88 साल के मेट्रोमैन ने अपनी इच्छा 26 फरवरी को ही जाहिर कर दी थी। जब वो बीजेपी में शामिल हुए थे तब उन्होंने औपचारिक तौर पर ही कहा था कि केरल में अगर बीजेपी जीतती है तो वो सीएम का ओहदा संभाल सकते हैं। 6 दिन बाद 4 फरवरी को उनका नाम केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन ने प्रस्तावित कर दिया, लेकिन कुछ ही घंटों में बात आई गई हो गई। गुरुवार शाम 4 बजे केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा कि बीजेपी ने श्रीधरन को सीएम उम्मीदवार बनाने का फैसला कर लिया है। गुरुवार शाम 7 बजे मुरलीधरन का दूसरा बयान आया। मुझे मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए सीएम उम्मीदवार की जानकारी मिली थी। यानी 3 ही घंटे में पूरा बयान बदल गया। केरल के लिए बीजेपी ने अपना सीएम उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। इस पर कांग्रेस के शशि थरूर ने चुटकी ली। मजेदार, बीजेपी उस इमारत के टॉप फ्लोर पर कौन बैठेगा को लेकर कंफ्यूज है, जो इमारत बननी ही नहीं। केरल में बीजेपी का कोई सीएम नहीं बनेगा। 140 सदस्यों वाली केरल विधानसभा के लिए 6 अप्रैल को वोटिंग होनी है। अपनी ईमानदार छवि की बदौलत श्रीधरन केरल में काफी लोकप्रिय हैं। गुजरात की बेटी आयशा ने दहेज की मांग से परेशान होकर जिस तरह से खुदकुशी की, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। और आयशा की याद में आज जुमे की नमाज के बाद मस्जिदों में आज होने जा रहा है कि देश का भविष्य बेटियों के किस तरह से बदल सकता है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आयशा आरिफ खान और मैं जो भी कुछ करने जा रही हूँ अपनी मर्जी से करना चाहती हूँ। इस पर किसी का दौर या दबाव नहीं है। लेकिन अब कोई आयशा खुदकुशी ना करे। अब कोई पिता अपनी बेटी के गम में इस कदर आंसू न बहाए। इसके लिए आज मुल्क की सभी मस्जिदों में जुमे की नमाज के बाद होने वाली तकरीर में मौलाना दहेज के खिलाफ अपील करेंगे। आज बेटियों की हिफाजत की आवाज मस्जिदों से सुनाई देगी। दहेज का मुतालबा करना मज़हब इस्लाम में, इस्लामी शरीयत में, मुस्लिम पर्सनल लॉ में मुकम्मल तौर पे नाजायज़ है और हराम है। और जाहिर सी बात है किसी भी मर्द को ये उसकी मर्दानगी के लिए ये बात मुनासिब नहीं है कि वो किसी के आगे भी हाथ फैलाए। तो इसीलिए मैंने हम लोगों ने तमाम मसाजिद के इमामों से अपील की है कि अब की जुमे से हर जुमे के खुतबे में जो मज़हब इस्लाम में इस सिलसिले में अहकामात जारी किए हैं, जो मियाँ बीवी के हुकूक़ हैं, जो मियाँ बीवी के एक दूसरे के लिए ज़िम्मेदारी हैं, उनको वाज़ेह।
बॉलीवुड में पिछले 2 दिन से चल रही रेड में कई बड़े खुलासे हुए हैं और इसमें सबसे अहम है 350 करोड़ से ज्यादा की टैक्स चोरी और करोड़ों के नकदी लेन देन का मामला। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जिस रेड को कल तक मोदी सरकार के विरोध का बदला कहा जा रहा था, उसमें करोड़ों की टैक्स चोरी और कमाई में हेराफेरी के संगीन सबूत सामने आए हैं। ये सबूत अनुराग कश्यप के घर से भी मिले और तापसी पन्नू के घर से भी। इनके साथ जिन 2 प्रोडक्शन कंपनियों पर रेड हुई, उसमें 350 करोड़ रुपए से ज्यादा की टैक्स चोरी का मामला सामने आया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक 44 करोड़ की कुल घोषित संपत्ति के मालकिन तापसी पन्नू के घर से 5 करोड़ की कैश रसीद मिली है। अनुराग कश्यप पर टैक्स और शेयरों में हेराफेरी के सबूत मिले हैं। ये पूरी कहानी शुरू होती है फैंटम फिल्म से, जिसे अनुराग कश्यप ने विकास बहल, मधु मंटेना और विक्रमादित्य मोटवानी के साथ खड़ा किया। ये कंपनी अब बंद हो चुकी है, लेकिन टैक्स और कंपनी के शेयरों में हेराफेरी के तार यहाँ से भी जुड़ते हैं। आईटी डिपार्टमेंट के मुताबिक फैंटम फिल्म्स में 50% हिस्सेदारी मधु मंटेना और रिलायंस एंटरटेनमेंट की है। 2010 के बाद इस प्रोडक्शन तले बनी फिल्मों की लागत और कमाई का सही ब्यौरा नहीं दिया गया। यही नहीं, इस प्रोडक्शन कंपनी के शेयर को असली कीमतों से अलग करके दिखाया गया। कंपनी के खर्चों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया, जिसके जरिए 350 करोड़ से ज्यादा की टैक्स चोरी की गई। इनकम टैक्स ने 2 प्रोडक्शन कंपनियों के साथ साथ 2 टैलेंट मैनेजमेंट कंपनियों से जुड़े 28 ठिकानों पर छापेमारी की। तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप से पूछताछ के बाद इनके कंप्यूटर और लैपटॉप भी जब्त कर लिए गए हैं। बिहार की राजनीति में इन दिनों अपराधियों के एनकाउंटर को लेकर बहस छिड़ी हुई है। बीजेपी के कुछ विधायकों ने मांग की है कि बिहार पुलिस भी यूपी की तर्ज पर अपराधियों का एनकाउंटर करना शुरू कर दे। पुलिस एनकाउंटर पर सियासी बहस से पहले पिछले कुछ दिनों के लिए बिहार में बढ़े अपराधियों के हौसले की तस्वीर देखिए। समस्तीपुर से लेकर नवादा तक अपराधी बैंक लूटकर फरार हो गए, लेकिन पुलिस सिर्फ जांच तक सिमट कर रह गई। ये तो सिर्फ लूट की घटनाएं हैं। आए दिन हत्या के मामले भी बिहार में बढ़े हैं। बिहार में बढ़ते अपराध के इसी ग्राफ का समाधान बीजेपी के कुछ विधायकों को अपराधियों के एनकाउंटर में दिखता है, वो भी यूपी के स्टाइल में। जब मैंने ये कहा कि अपराधी अगर अपने आप को जो बहुत स्मार्ट समझ रहे हैं, जो लीडर होकर काम करना चाहते हैं, अपराध कर रहे हैं, वैसे अपराधियों को सीतामढ़ी से सबक लेने की जरूरत है। सीतामढ़ी में हमारे दरोगा की हत्या हुई तो वहाँ अपराधी की गाड़ी पलट गई। अगर इसी प्रकार अपराधी का मनोबल अगर जिस अपराधी का बढ़ा हुआ होगा तो उसका गाड़ी पलट जाएगा बिहार में भी, जैसे यूपी में पलटा है गाड़ी। अपराधियों में खौफ होना चाहिए और उस खौफ के लिए जो भी पुलिस को करना पड़े करना चाहिए। चाहे वो इनकाउंटर अगर करना पड़े तो इनकाउंटर भी करना चाहिए। यूपी की तर्ज पर ही पिछले हफ्ते सीतामढ़ी में एक अपराधी को ढेर कर दिया गया। ये अपराधी उस शराब माफिया का शूटर था जिसने छापेमारी के दौरान एक दरोगा की हत्या कर दी थी। एनकाउंटर को लेकर बिहार पुलिस सवालों के कटघरे में है। विपक्षी आरजेडी ने एनकाउंटर को लेकर बीजेपी के बयान का विरोध किया है। पुलिस का काम है अपराधियों को पकड़ के और अदालत के सामने सुपुर्द करना। अगर इनकाउंटर ही करना है तो अदालत की जरूरत नहीं है। जो भी क्राइम होगा उसका फैसला जो है पुलिस ले सकते हैं। एनकाउंटर पर सियासी बयानबाजी के बीच सत्ताधारी जेडीयू बीच का रास्ता निकालती दिखी। गोपाल मंडल जैसे विधायक मानते हैं ऐसी बातें कहने की नहीं, पुलिस के विवेक पर छोड़ देनी चाहिए। लखनऊ विधान भवन के बाहर कल एक पुलिसकर्मी ने सुसाइड कमिट किया और सुसाइड करने वाले पुलिस वाले ने सीएम योगी आदित्यनाथ को संबोधित करते हुए इमोशनल सुसाइड नोट भी लिखा। मैं बीमारी से बहुत परेशान हूं, इसीलिए यह कदम उठा रहा हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी मुझे माफ कर दीजिएगा और मेरे बच्चों का ख्याल रखिएगा। इस सुसाइड नोट के जरिए यूपी पुलिस के निर्मल कुमार चौबे ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई है कि उनके मरने के बाद उनके बच्चों और परिवार का ध्यान रखा जाए। बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है और इनके सामान की तलाशी में एक सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें इन्होंने अपने आप को बीमार होना बताया है और बीमारी के कारण ये कदम उठा रहे हैं। यूपी पुलिस के निर्मल कुमार चौबे लखनऊ में विधान भवन की सुरक्षा में तैनात थे। कल दोपहर उन्होंने अपनी सर्विस पिस्टल से सीने में गोली मार ली। उन्हें अस्पताल ले जाया गया लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी। निर्मल कुमार चौबे की लखनऊ के बंथरा थाने में 2019 में तैनाती हुई थी। बीच में बीमारी के कारण उन्होंने मेडिकल लीव भी ली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज एक और इंटरनेशनल अवार्ड मिलने वाला है। मोदी को आज 13वीं ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड से नवाजा जाएगा।
नरेंद्र मोदी को आज मिलने वाला पुरस्कार ऊर्जा और पर्यावरण के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। अवार्ड कमेटी ने देश और दुनिया की भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए पीएम मोदी की कोशिशों की तारीफ की और ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड के लिए पीएम मोदी को बिल्कुल मुफीद पाया। 2016 में अमेरिका के ह्यूस्टन से इस अवार्ड की शुरुआत हुई थी। अवार्ड समारोह पहली बार वर्चुअल तरीके से होने जा रहा है, जिसमें आज पीएम मोदी भी अपनी बात रखेंगे। इससे पहले पीएम मोदी को कई इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुके हैं। पीएम मोदी सऊदी अरब के ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सऊद सम्मान, अफगानिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी आमिर से सम्मानित हो चुके हैं। उनको यूएई की तरफ से सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ जायद, रूस की ओर से सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेंट एंड्रयू पुरस्कार भी दिया जा चुका है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।